5 नवंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में जज रेखा पल्ली की बेंच ने फैसला सुनाया कि 1988 में बैन हुई किताब द सैटेनिक वर्सेस पर से बैन हटाया जाता है, क्योंकि इस किताब को बैन करने का ऑर्डर अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिल पाया है। ये किताब दुनिया में सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में बैन की थी। संदीपन खान नाम के शख्स ने 2019 में कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि कस्टम एक्ट के 5 अक्टूबर 1988 के एक ऑर्डर के तहत वो इस किताब को विदेश से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ऑर्डर कहीं मिल ही नहीं रहा। ऑर्डर नहीं मिल रहा तो किताब ले जाने दो। जज साहिबा ने कहा तथास्तु। इस किताब को बुकर प्राइज विनर भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी ने लिखा था, जिसकी वजह से अभी 2 साल पहले 22 अगस्त 2022 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में उन पर चाकू से जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। हमलावर लेबनान, अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाला 24 साल का एक शिया नौजवान हादी मातर था, जिसने ये किताब पढ़ी भी नहीं थी। इस एक किताब ने दुनिया की पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डाला है। किताब ने नहीं, किताब की रीडिंग और अपने अपने मतलब निकाले जाने ने ये प्रभाव डाला है। ये किताब द सैटेनिक वर्सेस 26 सितंबर 1988 को इंग्लैंड यानी यूके में वाइकिंग पेंगुइन द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन में काफी हंगामा हुआ। यह हंगामा इस्लाम को लेकर हुआ था और इस किताब को पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक बताया गया था। इसके कुछ समय बाद 22 फरवरी 1989 को यह किताब अमेरिका में भी प्रकाशित हुई। हंगामा और बढ़ गया। इसी बीच भारत में विपक्षी जनता दल ने दबाव बनाया और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस किताब को बैन कर दिया। कहा गया था कि दबाव बनाने वाले सैयद शहाबुद्दीन ने यह किताब पढ़ी भी नहीं थी। उस वक्त देश 1984 के दंगों से उबर रहा था। पीएम राजीव गांधी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और शाहबानो प्रकरण से जूझ रहे थे। उनकी सरकार कमजोर हो चुकी थी और दुनिया खाड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें इराक ने कुवैत पर हमला किया था और पश्चिमी देशों ने अपने अपने पक्ष चुन लिए थे। ऐसे समय में ये किताब भारतीय मूल के एक मुस्लिम लेखक द्वारा लिखी गई, द सैटेनिक वर्सेस, जिसका लिटरल मीनिंग है शैतानी आयतें। ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खुमैनी ने इस किताब की निंदा की और लेखक सलमान रुश्दी, इस किताब के पब्लिशर और एडिटर की हत्या के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हादी मातर ने इसी फतवे के तहत सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला किया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी भारत के बंबई में कश्मीरी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए एक लेखक हैं, जो कि ब्रिटिश सिटीजन होते हुए अब अमेरिका में रहते हैं। उनका जन्म 19 जून 1947 को हुआ था। उनके पिता अनीस अहमद रुश्दी ब्रिटिश राज में इंडियन सिविल सर्विसेज में ऑफिसर थे, जिनको इस आधार पर निकाल दिया गया था कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट जाली है, क्योंकि आरोप थे कि उन्होंने अपनी उम्र कम दिखाई है। सलमान रुश्दी पर ब्रिटिश राज, भारत के विभाजन और इस्लाम के क्रिटिकल व्यू का काफी प्रभाव रहा है। ये बात उनके लेखन में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उन पर फैंटेसी किताबों जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द विज़र्ड ऑफ ओज, एलिस इन वंडरलैंड का काफी प्रभाव था। तो इन सारी चीजों को मिलाकर उनकी लेखन शैली विकसित हुई, जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, यानी कि जादुई यथार्थ। मशहूर लैटिन अमेरिकन लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज भी मैजिकल रियलिज्म लिखते हैं और हिंदी में छत्तीसगढ़ के रहने वाले लेखक विनोद कुमार शुक्ल जादुई यथार्थ लिखते हैं। जादुई यथार्थ मतलब वास्तविकता को किसी फैंटेसी कहानी की तरह बताना। 1961 में रुश्दी ब्रिटेन चले गए। वो संपन्न परिवार से थे, अच्छी शिक्षा मिली थी और बेहतर जीवन की तलाश में निकल गए। लेकिन अगले ही साल 1962 में ब्रिटेन में माइग्रेशन को लेकर नियम बनने लगे। वहां के लोग भारत और पाकिस्तान से आए लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे। सलमान रुश्दी को शुरुआती किताबों में कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1981 में आई मिडनाइट चिल्ड्रन ने उनको स्टार बना दिया। इस किताब का नायक भारत की आज़ादी की आधी रात को पैदा होता है और उसके पास स्पेशल ताकतें हैं। ये किताब बहुत पॉपुलर हुई। इस किताब को उस साल बुकर प्राइज मिला और 25 साल बाद इसे बेस्ट ऑफ बुकर प्राइज से भी नवाजा गया। इसके बाद सलमान रुश्दी ने अगली किताब पाकिस्तान की राजनीति पर लिखी, शेम यानी शर्मिंदगी। ये किताब 1983 में आई थी। इस किताब में पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक
और उन्होंने जिनको फांसी पर लटकाया था यानी पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों पर लिखा गया था। इन दोनों शासकों को पाकिस्तान को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने का जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों किताबों को कश्मीरी मूल, भारत के विभाजन, माइग्रेशन का दर्द, इन सब से जोड़कर काफी सराहा गया। ब्रिटिश राज के प्रभावों को समझने के लिए इन किताबों को जरूरी माना गया। 1987 में सलमान रुश्दी की तीसरी किताब आई, द जैगुआर स्माइल। ये किताब नॉन फिक्शन थी जिसे उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के एक देश निकारागुआ की राजनीति के ऊपर लिखा था। इसके बाद 1988 में सलमान रुश्दी ने लिखी द सैटनिक वर्सेस, जिसे व्हाइट ब्रेड पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को बुकर के बराबर माना जाता था। हालांकि उस साल बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद इसे बुकर प्राइज नहीं मिला था। व्हाइट ब्रेड को अब कोस्टा अवार्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब कंपनी का नाम व्हाइट ब्रेड से बदलकर कोस्टा कॉफी हो गया है। 2018 में इस कंपनी को कोका कोला ने खरीद लिया था। 2022 में सलमान रुश्दी पर हमले के बाद इस अवार्ड को ही बंद कर दिया गया। अब आते हैं अहम सवाल पर कि सैटनिक वर्सेस में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो चलिए जानते हैं द सैटनिक वर्सेस में आखिर क्या था। इस किताब में अपने पिछले उपन्यासों की तरह सलमान रुश्दी ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज के बाद पैदा हुए आइडेंटिटी संकट को ही उकेरा था। कौन कहां से आया, कहां का था, कहां जाना है, कौन सा देश है, कौन अपना है, कौन पराया है, धर्म क्या कहता है, धर्म बचाता है या फंसाता है, एक इंसान जीने के लिए क्या करता है, यही सब खोजा गया था। लेकिन इस किताब में मुख्य रूप से दो चीजें सामने आई। एक, इस्लाम पर से रुश्दी का विश्वास उठना। दूसरा कि सलमान रुश्दी ने अपने जीवन और अपने अनुभवों के कुछ पहलू उठाए थे, लेकिन उनको पैगंबर मोहम्मद के जीवन के कुछ पहलुओं से सामने बैठाकर लिखा गया था। इसी को आधार बनाकर फरवरी 1989 में ईरान के धर्मगुरु खुमैनी ने रेडियो तेहरान से कहा था कि ये किताब इस्लाम, पैगंबर और कुरान के खिलाफ है। जबकि उस वक्त ब्रिटेन में रह रहे सलमान रुश्दी खुद ब्रिटिश राज के दुष्प्रभावों को सामने ला रहे थे और ब्रिटेन में जो रेसिज्म होता था उसके खिलाफ बोलते थे, क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान से गए लोगों को ब्रिटेन में रेसिज्म झेलना पड़ता था। 1962 के बाद 1976 में ब्रिटेन में रेसिज्म को लेकर कानून बन रहे थे और चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी होती थीं, लेकिन किताब के प्रकाशित होने के 10 दिन के अंदर भारत और पाकिस्तान के लोगों ने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर ब्रिटेन में ही मुस्लिम लोगों ने जनवरी 1989 में द सैटनिक वर्सेस की प्रतियां जलानी शुरू कर दी। इस किताब के दो मुख्य पात्र थे, चमचा और फरिश्ता। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। चमचा बंबई में जन्मा वॉइस ओवर आर्टिस्ट था जो ठीक रुश्दी की तरह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। ब्रिटेन जाने के बाद वो अपनी भारतीय पहचान मिटाने की कोशिश करता है। अपना नाम सलाउद्दीन चमचावाला से बदलकर सलादीन चमचा कर लेता है। अंग्रेजों की तरह बात करता है, फिर बंबई छुट्टियां मनाने आता है, लेकिन वापस जाने के बाद एकदम बदल जाता है। राक्षसी बकरी बन जाता है जिसके सींग है, दाढ़ी है और जिसका मुंह महकता है। ये ब्रिटेन में रह रहे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के दुख की इमेजरी थी। वहीं फरिश्ता भी उसी प्लेन से ब्रिटेन जाता है जिससे चमचा गया था। वो एक्टिंग का अपना करियर छोड़कर जाता है। सलमान रुश्दी ने भी एक्टिंग में हाथ मारे थे। फरिश्ता का नाम है जिब्रील फरिश्ता, जो कि इस्लाम में माना जाता है कि उसी ने कुरान को अल्लाह के पास से पैगंबर के पास लाया था। चमचा जहां अंग्रेजों के प्रभाव में है, वहीं फरिश्ता इससे मुक्त है। फरिश्ता बॉलीवुड का भी दीवाना है। खैर, जिस प्लेन से दोनों जा रहे थे वो सिख अलगाववादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और नेगोशिएशन के लिए यात्रियों को बंधक बना लिया जाता है। नेगोशिएशन फेल हो जाती है और प्लेन को इंग्लिश चैनल में डुबा दिया जाता है। प्लेन के गिरते हुए गैब्रियल को सपने आते हैं। एक सपना है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद की कहानी देखता है। किताब में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस वजह से बहुत लोगों को इस पर आपत्ति भी हुई। खैर, किताब के मुताबिक प्लेन गिरने से सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। गिरने के साथ ही फरिश्ता इस्लामी एंजल गैब्रियल बन जाता है और चमचा राक्षसी बकरी। दोनों इंग्लैंड के एक बीच पर निकलते हैं और अपना जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। फरिश्ता को उसका खोया हुआ प्यार एली मिल जाती है। एक डायरेक्टर मूवी भी दे देता है, लेकिन उसे बार बार ये लगता रहता है कि वो तो वाकई फरिश्ता है, तो उसकी पहचान जटिल होती जाती है।
वहीं चमचा को पुलिस धर लेती है, उसकी बीवी उसको छोड़ देती है और उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। किताब के मुताबिक सलादीन चमचा फरिश्ता से नफरत करने लगता है और उसे मारना चाहता है, पर वो मौका रहते मार नहीं पाता। फिर उसको जाके बता देता है कि जिस लड़की से फरिश्ता मोहब्बत करता है वो किसी और से मिल रही है। गैब्रियल पता करता है तो पता चलता है कि सलादीन झूठ बोल रहा है। अब गैब्रियल उसे मारने का प्लान बनाता है, लेकिन अंत में उसे बचा लेता है। किताब के मुताबिक अंत में दोनों बंबई वापस आ जाते हैं। सलादीन अपने पिता के पास, जहां उसे पैतृक संपत्ति मिलती है और उसे उसकी प्रेमिका भी मिल जाती है। वहीं गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड की पहले हत्या कर देता है और फिर खुद आत्महत्या कर लेता है। सलमान रुश्दी ने इस किताब में वास्तविकता और कल्पना को मिक्स किया है। कई चीजें सपनों में होती हैं। पैगंबर मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट के जीवन से भी कई चीजों को ड्रॉ किया गया है। धर्म और अच्छाई बुराई को एक्सप्लोर किया गया है। गैब्रियल और सलादीन के माध्यम से एंजल और डेविल को दिखाया गया है। एंजल यानी गैब्रियल को अच्छी चीजें मिलती हैं, शैतान यानी सलादीन को बुरी चीजें। लेकिन रुश्दी दिखाते हैं कि ये अच्छाई बुराई की बाइनरी सही नहीं है। यहीं पर धर्म की स्याह सफेद चीजों को दिखाया गया है। जिन चीजों पर हंगामा हुआ उनमें से एक थी कि जिस कैरेक्टर को पैगंबर से प्रेरित माना गया वो शैतानी आयतें पढ़ता है, जबकि इन आयतों को कुरान से हटा दिया गया था। अब यहाँ शुरू होता है इंटरप्रिटेशन का खेल। एक इंटरप्रिटेशन में यह माना गया है कि पैगंबर मोहम्मद चीजों को बदलने के लिए तैयार थे। दूसरा इंटरप्रिटेशन आया कि इस्लामिक परंपराएं शुरुआत से ऐसी ही थी। एक बड़ी आपत्ति यही थी कि पैगंबर के नाम पर यह बात कही ही क्यों गई। इसलिए मुस्लिम देशों में किताब के कंटेंट को ईश निंदा माना गया। सलमान रुश्दी ने 1990 में एक इंटरव्यू में कहा था कि द सैटेनिक वर्सेस एक माइग्रेट व्यक्ति द्वारा दुनिया को देखने का एक नजरिया है। जड़ों से उखड़ जाने के बाद ये कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है। लेकिन उनकी लिटरेरी और साइकोलॉजिकल बात इन आरोपों में कहीं दब सी गई। खुमैनी के फतवे के बाद 1989 से लेकर 1998 तक सलमान रुश्दी पुलिस प्रोटेक्शन में रहे। 1998 में खुमैनी ने घोषणा की कि ईरान की सरकार अब नहीं चाहती कि कोई सलमान रुश्दी को मारे। फतवा वापस ले लिया गया। उसी समय ब्रिटेन और पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट के रूप में जन्म हुआ। खाड़ी युद्ध, यूरोपीय देशों में राइट विंग के उभार और 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद ये आइडियोलॉजी पक्की हो गई। उधर सलमान रुश्दी की किताबें साल दर साल आती रहीं। साल 1990 में आई हुरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, 1991 में इमेजिनरी होमलैंड्स, 1994 में ईस्ट वेस्ट, फिर 1995 में आई द मूड्स लास्ट साइड। बाद में ईरान के फतवे वापस लेने के बाद सलमान रुश्दी ने अपने उन छुपने के दिनों के बारे में 2012 में एक किताब लिखी, जोसेफ एंटन। लेकिन ऐसा नहीं है द सैटेनिक वर्सेस किताब की वजह से कोई मारा नहीं गया। इस किताब से पैदा हुए विवाद की वजह से 1991 में किताब के जापानी ट्रांसलेटर हितोशी इगाराशी की हत्या हुई। 1991 में इटालियन ट्रांसलेटर को चाकू मारा गया, पर वो बच गए। 1993 में किताब के पब्लिशर को नॉर्वे में गोली मारी गई, लेकिन वो भी बच गए। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक द सैटेनिक वर्सेस किताब से पैदा हुए विवाद की वजह से अब तक 59 लोगों की जान जा चुकी है। 1989 में सलमान रुश्दी को मारने पर जो इनाम रखा गया था वो लोग अपनी मर्जी से साल दर साल बढ़ाते रहे। आयरनी ये थी कि 1988 में बैन लगाते हुए भी किसी ने किताब नहीं पढ़ी थी और 2022 में जिस हमलावर हादी मातर ने उन पर हमला किया था उसने भी ये किताब नहीं पढ़ रखी थी। इस हमले के बाद सलमान रुश्दी की एक आंख चली गई। उन्होंने इसके बाद अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने एक चश्मा पहना था जिसका एक शीशा सफ़ेद था और दूसरा काला। उसके बाद 2024 में उन्होंने इस अटैक और उसके बाद अपनी रिकवरी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। अब ये तो हुई सलमान रुश्दी और उनकी विवादित किताब को लेकर पूरी जानकारी। अब जाते जाते इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद ये किताब आप भारत में खरीद पाएंगे या नहीं। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटिशनर संदीपन खान के वकील उद्यम मुखर्जी ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कोर्ट की रूलिंग आने के बाद ये साफ है कि इस किताब को कोई भी भारत के बाहर से इंपोर्ट कर सकता है। ये किताब भारत में बुक स्टोर्स पर कब अवेलेबल होगी,
इस सवाल पर वकील ने कहा कि ये पब्लिशर्स और सेलर्स ही तय करेंगे। एपी के मुताबिक भारत में रुश्दी के पब्लिशर्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कोर्ट की रूलिंग को एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बताया है। हालांकि जब उद्यम मुखर्जी से पूछा गया कि अब उनके क्लाइंट संदीपन खान भारत में किताब को किस तरह हासिल करने की सोच रहे हैं, तो वकील ने बस इतना कहा कि अगर ये किताब भारत में अवेलेबल हो जाती है तो वो इसे यहीं से खरीद लेंगे। इसके अलावा वो इसे किसी इंटरनेशनल बुक सेलर से ऑनलाइन भी परचेज करके भारत में मंगवा सकते हैं, क्योंकि अब इस किताब को इंपोर्ट करना भारत में इलीगल नहीं है। एक और अहम बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सलमान रुश्दी की तरफ से फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो ये है द किताब सैटनिक वर्सेस से जुड़ा पूरा विवाद और इसकी पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगाम। शुक्रिया।